हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2021 हॉरर थ्रिलर मूवी ओल्ड के बारे में। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 और 65% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं, दी कापा फैमिली। गाय कापा एंड प्रिस्का कापा और उनके दो बच्चे, 11 साल की बेटी मैडक्स और 6 साल का लड़का ट्रेंट। वो लोग सभी एक साथ छुट्टी मनाने जा रहे हैं एक बीच साइड रिसोर्ट अनामिका में। रिसोर्ट में पहुंचते ही खुद मैनेजर आकर उन्हें वेलकम करते हैं। स्पेशली उनके लिए, मतलब उनके प्रेफरेंस को ध्यान में रख के बनाया गया ड्रिंक्स सर्व किया जाता है उन्हें। सब कुछ इतना खूबसूरत था, कंफर्टेबल था, लग्जूरियस था कि प्रिस्का को यकीन ही नहीं हो रहा था ऑनलाइन पे ऐसे होटल्स मिल सकते हैं। उसने तो रैंडमली चूज किया था जस्ट बिकॉज उन्हें इस गेट अवे की जरूरत थी, क्योंकि इसके बाद वो गाय को डिवोर्स देने वाली है। बिसाइड्स, उसे एक ट्यूमर भी है जिसके बारे में उनके बच्चे को अभी तक नहीं पता, ना वो उन्हें कभी बताना चाहती है। इससे पहले वो बहुत बीमार पड़ जाए, यह 3 दिन वो खुशी से बिताना चाहती है अपने बच्चों के साथ। मैडक्स और ट्रेंट को तो ये रिसोर्ट बहुत पसंद आता है। यहाँ पर कितने सारे एंटरटेनमेंट फैसिलिटी है, अलग अलग तरह के फूड्स, अलग अलग तरह के जूसेस। सबसे अच्छी बात तो ये है यहाँ पर लोगों के डाइट और मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी फूड अवेलेबल है। जैसे हम एक लेडी को देखते हैं क्रिस्टल नाम से, उसे कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो वो अपने लिए कैल्शियम रिच जूस ऑर्डर करती है। और दूसरी तरफ पेट्रिशिया, एक एपिलेप्सी के मरीज, अचानक उसे दौरे पड़ने लगते हैं, उसका भी टेक केयर करते हैं ये लोग। यहाँ पर एक बच्चे के साथ ट्रेंट की दोस्ती हो जाती है। इस लड़की का नाम है इटलिप और वो इस रिसोर्ट के मैनेजर का नेफ्यू है। ट्रेंट और इटलिप पूरा दिन बीच पर बहुत मस्ती करते हैं। उनका अपना एक साइन लैंग्वेज भी बन जाता है जिससे वो लोग एक दूसरे को सीक्रेटली मैसेज करते हैं। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के वक्त रिसोर्ट का मैनेजर उन्हें इन्फॉर्म करता है यहाँ पर पास में ही एक प्राइवेट बीच है, इट्स ब्यूटीफुल देयर। वो बस कुछ गिने चुने फैमिली को ही ऑफर कर रहा है और उसके ख्याल से उन्हें भी वहां जाना चाहिए। गाय और प्रिस्का तो खुशी खुशी राजी हो जाते हैं, मगर तभी हम देखते हैं इटलिप को। वहां खड़ा था वो, उसे शायद ट्रेन से कुछ कहना था, मगर तभी उसका अंकल उसे फोर्सफुली वहां से खींच कर ले जाते हैं। कुछ देर बाद हम कापा फैमिली को देखते हैं वैन में उस प्राइवेट बीच के तरफ जाते हुए। उनके साथ और एक फैमिली भी है, क्रिस्टल, उसका पति चार्ल्स, उनकी बेटी कारा, चार्ल्स की माँ एग्नेस और उनका डॉग। ये ड्राइवर उन्हें बीच के कुछ आगे छोड़ देता है। इसके बाद उन्हें पैदल चलकर जाना होगा। रिसोर्ट से उनके लिए बहुत सारा फूड आइटम दिया गया था, मोर देन एनफ, जिसे इन लोगों को ही कैरी करना पड़ेगा क्योंकि इस ड्राइवर को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। वो ठीक 5 बजे उन्हें लेने आ जाएगा कहकर निकल जाता है। सभी लोग एक एक करके बीच में एंटर करते हैं और नजारा देखकर उनका तो होश ही उड़ जाता है। ऐसा लग रहा था मानो वो हेवन में पहुंच चुके हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ट्रेंट, मैडक्स और कारा तीनों एक साथ खेलने लग जाते हैं। तभी मैडक्स को कुछ ही दूरी पर एक आदमी दिखता है जो एक फेमस रैपर है, सेडन। मैडक्स तो उसकी बहुत बड़ी फैन है। वो उसी वक्त उससे जाके बात करना चाहती थी, मगर गाय उसे रोक लेता है। यहाँ पर सब कुछ इतना पीसफुल था कि उन्हें लिटरली गूज बम्स आ रहे थे, मगर उनके अनजाने में ही यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जिन पर किसी अडल्ट का ध्यान ही नहीं था। कारा और मैडक्स को यहाँ पर बहुत सारे रोस्टेड नाइफ्स मिलते हैं, साथ में और सामान भी। इनसे किसी को चोट पहुंच सकती थी, इन्फेक्शन हो सकता था। जरूर लास्ट टाइम जो लोग यहाँ पर आए थे उनका सामान है ये, मगर कोई इन चीजों को ऐसे फेंक कर क्यों जाएंगे? और होटल वालों को भी तो जगह को क्लीन रखना चाहिए। साथ में हम नोटिस करते हैं यहाँ बच्चों को बहुत भूख लग रही थी और एग्नेस का डॉग न जाने क्यों भौंकना बंद ही नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ ट्रेंट नोटिस करता है यहाँ पानी में कोई मछली नहीं है। साथ में वो जब अकेला था कोई चीज आकर उससे टकराती है। जब ट्रेंट देखता है तो डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। ये एक लाश थी, एक लड़की की। सभी को लगता है सीडन ने इसका खून किया है क्योंकि उनसे पहले सिर्फ वो ही यहाँ पर था, मगर वो कहता है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, ये लड़की उसके साथ आई जरूर थी, लेकिन वो स्विम करते करते कहीं गायब हो गई थी। चार्ल्स को सेडन पर शक होता है। सेडन के नाक से खून बह रहा था। शायद वो जब इस लड़की को मार रहा था तभी उसे ये चोट पहुंची होगी, नहीं तो उसने रिसोर्ट में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब उन्हें तभी मिल जाता है जब वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं था। इसी बीच और एक कपल, जेरिन और पेट्रिशिया, आ पहुंचते हैं बीच पर। सब कुछ सुनकर जानकर जेरिन बाहर जाने की कोशिश करता है। बाहर जंगल में जरूर नेटवर्क कवरेज मिलेगा, मगर वो इस बीच से निकल ही नहीं पाता।
एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद उसके सर में एक अजीब तरह की प्रेशर फील होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ चार्ल्स की माँ एग्नेस की अचानक मौत हो जाती है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे। कुछ देर पहले तक तो वो ठीक ही थी। सभी का मूड बर्बाद हो चुका था। 3 घंटे के अंदर 2 मौतें, वो भी ऐसे अचानक। कोई भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। स्पेशली बच्चों के लिए ये शॉकिंग हो सकता था। तो प्रिस्का जाती है उन्हें संभालने, मगर वो तो उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रही थी। फाइनली जो उसके सामने आते हैं उसे माँ कहकर उसके गले लगते हैं। उन्हें देखकर वो चौंक जाती है। कुछ देर पहले ही मैडेक्स कह रही थी उसका स्विम सूट टाइट हो रहा है, जिसका कारण अभी प्रिस्का समझ पाती है। उसके दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, दोनों ही अभी टीनेजर्स है। उधर हम देखते हैं कारा की हालत भी ऑलमोस्ट सेम ही है। वो 6 साल की बच्ची अभी 12 साल की बन चुकी है। उनका बायोलॉजिकल ग्रोथ इतने तेजी से हो रहा था कि वो लोग इमोशनली कैचअप ही नहीं कर पा रहे थे। चार्ल्स एक सर्जन है, वो उन्हें एग्जामिन करता है और उसे लगता है ये लोग किसी वायरस का शिकार है। इसी बीच एग्नेस के डॉग की भी मौत हो जाती है। सब कुछ मिला जुला कर चार्ल्स इतना परेशान हो चुका था कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खोने लगा था। उसका सारा गुस्सा जा गिरता है सीडन पर। चार्ल्स अचानक ही उस पर चाकू से हमला कर देता है। सीडन के चेहरे से खून बहने लगता है, लेकिन बस कुछ सेकंड के लिए ही। उसके बाद उसका घाव भर जाता है। इस बार सभी पैनिक करने लग जाते हैं। उन्हें किसी भी तरीके से इस बीच से निकलना था, मगर कैसे? सभी अलग अलग रास्ते से कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो भी बाहर जाने की कोशिश करते वो ही बेहोश होकर गिर रहे थे। अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उन्हें तैरकर रिसोर्ट वाले बीच तक पहुंचना होगा। लेकिन किसी को नहीं पता वो एक्चुअली कितना दूर है। पानी के तेज बहाव में स्विम करने का रिस्क कोई नहीं लेता। सीडन कहता है उसे पहले ही पता चल चुका था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कहता तो कोई यकीन नहीं करता। वो लोग सभी सोच ही रहे थे क्या किया जाए, तभी प्रिस्का अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। उसके पेट में ट्यूमर बड़ा हो चुका था, ऑलमोस्ट वाटरमेलन के साइज का, लेकिन कल तक तो ये सिर्फ 3 सेंटीमीटर का था। चार्ल्स और जेरिन उसे इंस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं गाय को अभी एक डिसीजन लेना होगा। अगर इसी वक्त इस ट्यूमर को बाहर निकाला नहीं गया तो प्रिस्का की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। गाय राजी हो जाता है तो चार्ल्स ऑपरेशन स्टार्ट करता है। उनके पास जो चाकू अवेलेबल था उसी से, लेकिन जैसे ही वो स्किन को काटता है तुरंत ही वो जुटने लगता है। वो फिर से काटता है और इस बार सभी एक साथ स्किन को खींचकर पकड़ के रखते हैं जब चार्ल्स ट्यूमर को बाहर निकालता है। फॉर्चुनेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। प्रिस्का का सेंस भी लौट आता है और उसका घाव भी भर चुका था। वो इमीडिएटली बेटर फील करने लगती है। उधर सीडन की नजर पड़ती है उस लाश के ऊपर जो लड़की उसके साथ आई थी उसकी। वो देखता है इस लाश से फ्लैश गायब हो चुका है, जो नेचुरली होने में कम से कम 7 साल लग जाता है, मगर यहाँ पर आए हुए उन्हें बस 3 घंटे ही हुए हैं। ये लाश इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हो सकती है? उन्हें समझने में देर जरूर लगी, मगर फाइनली वो लोग समझ पाते हैं कि ये सारा मामला वक्त का है। यहाँ पर हर आधा घंटा 1 साल का इक्वल है, मतलब एक दिन में वो लोग ऑलमोस्ट 50 साल जी रहे हैं। शायद यहाँ पर जमीन और हवा में कुछ ऐसे केमिकल्स है, मिनरल्स है, मे बी ग्रेविटी यहाँ पर कुछ अलग तरीके से इफेक्ट डालता है जिससे ये सब कुछ हो रहा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ ज्यादा विजिबल है, लेकिन बाकी सबकी उम्र भी बढ़ रही है। सभी के चेहरे पर रिंकल्स आ चुके हैं। उनके हेयर और नेल्स डेड सेल से बने हुए हैं, इसीलिए उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मगर उनके लिविंग सेल्स पर बढ़ रहे हैं। शायद इसीलिए वो लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इस जगह पर उनकी लाइफ सर्कल तेजी से चल रही है, बाहर नहीं। तो जब वो लोग इस बीच को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस भी स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन वो एक झटके में हो रहा है, इसीलिए उन्हें उतना इमेंस प्रेशर फील हो रहा है। वो लोग फिर से कोशिश कर सकते हैं, मगर इस चेंज को अडॉप्ट करने में उन्हें 8 घंटे तक लग सकते हैं, मतलब 20 साल, 20 years ऑफ देयर लाइफ। ऊपर से चार्ल्स बहुत अजीब बिहेव करने लगा था, बेमतलब की बातें कर रहा था। कभी उसे लग रहा था सीडन उसे मारने वाला है, तो कभी लगता है जेरिन उसका वॉलेट चुराने की कोशिश कर रहा। इतने इंटेंस सिचुएशन में भी वो किसी मूवी को लेकर परेशान था। सभी खुद से ज्यादा अपने बच्चों को लेकर टेंस्ड थे, मगर वो है कहाँ? हम देखते हैं कारा खा रही थी, ऐसे जैसे उसने सालों से कुछ नहीं खाया, और जब हम उसके पेट को देखते हैं हमें पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, 5 months। ये बच्चा ट्रेंड का था, खेल खेल में गलती हो गई उनसे। असल में वो लोग अपने शरीर के इन चेंजेस से कोप अप नहीं कर पाए। उन्हें अपने आप को समझाने का, संभालने का वक्त ही नहीं मिला। जो किया इम्पल्सिवली किया, मगर अब क्या होगा?
जितनी तेजी से कारा का पेट फूल रहा था, जेरिन कहता है उसे डिलीवरी के लिए तैयार करना चाहिए, समय बहुत कम है। होता भी यही। ऑलमोस्ट इमीडिएटली कारा का लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो एक बच्चे को जन्म भी देती है, मगर उस बच्चे का ग्रोथ इतने स्पीड से हो रहा था कि उसे खिलाने का वक्त तक नहीं मिलता उन्हें। वो बेचारा भूखे पेट ही गुजर जाता है। सिचुएशन हाथ से बाहर निकलने लगा था। सभी बूढ़े हो रहे थे। क्रिस्टल, जो एक बेहद खूबसूरत यंग लेडी थी, उसका चेहरा रिंकल से भर चुका था। मेकअप में वो भयानक दिख रही थी। लेकिन सबसे खराब हालत थी चार्ल्स की। वो पागलों जैसे बिहेव कर रहा था। उसका मेंटल स्टेट इतना कोलैप्स कर चुका था कि वो सेडन का खून कर देता है, एक चाकू से मार मार के। सभी डर गए थे, अभी तो एक खूनी भी है उनके बीच। फाइनली जेरी डिसाइड करता है कि वो रिस्क लेगा। वो तैर कर रिजॉर्ट में पहुंचने की कोशिश करेगा। पेट्रिसिया अभी तो ठीक है, थैंकफुली अभी तक उसे एक बार भी दौड़े नहीं पड़ी, लेकिन कभी भी उसे दवाई की जरूरत पड़ सकती है। जेरिन निकल जाता है और बाकी सभी आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहुत सारे डिस्कशन के बाद उन्हें एक क्लू मिलता है। पता चलता है यहाँ पर आए हुए हर फैमिली में कोई ना कोई बीमार है। जैसे चार्ल्स के फैमिली में सभी को पता था कि वो अनस्टेबल है, ऊपर से रेसिस्ट। यहाँ पर आकर उसका डिमेंशिया और बढ़ गया। उसकी बीबी क्रिस्टल सीवियर हाइपोकैल्सीमिया से भुगतती है। प्रिस्का भी बीमार थी और पेट्रिशिया की हालत तो सभी को पता है। उधर सेडन भी बीमार था, उसे ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम थी और जो लड़की उसके साथ आई थी वो भी बीमार थी। कुछ तो कारण होगा इन बीमार लोगों को एक साथ इस बीच में भेजने का। दे आर चोजन, बट फॉर व्हाट? गाय को याद आता है इस होटल में आने के बाद उसने कैटलॉग देखा था जिस पर लिखा था वार्डन एंड वार्डन फार्मास्यूटिकल कंपनी इस रिसोर्ट का शेयर होल्डर है। प्रिस्का को इस रिसोर्ट के बारे में पता भी एक एडवर्टाइजमेंट से चला था जो उसके प्रिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्प्ले हो रहा था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने इस रिसोर्ट के साइट को विजिट किया। तब से ये लोग उसे मेल्स भेजने लगे। फाइनली प्रिस्का ने भी मान लिया ये पूरा खेल इन रिसोर्ट वाले का है। उन लोगों ने ही उनका पासपोर्ट रख लिया है अपने पास। ट्रांसपोर्ट से लेकर फ्लाइट तक सब कुछ उन लोगों ने ही ऑर्गेनाइज किया है, विच मीन्स वो लोग इजीली इन लोगों का एग्जिस्टेंस मिटा सकते हैं, दिखा सकते हैं ये लोग कभी यहाँ पर आए ही नहीं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल बन चुकी थी। कुछ देर बाद उन्हें जेरिन की लाश भी मिलती है। वो जरूर तैरते वक्त ही गुजर गए होंगे, मतलब ये रास्ता भी बंद हो चुका है। कारा और ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। कुछ घंटों के अंदर उसके साथ इतना कुछ हो गया जो उसका 6 साल का दिमाग हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो एक क्लिफ से ऊपर चढ़ने लगती है। अगर वो ऊपर तक पहुंच गई तो शायद वो सभी बच जाएंगे, मगर कुछ देर जाने के बाद वो बेचारी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट थी पेट्रिशिया। उसे इतने सीवियर सीजर्स आते हैं कि वो दम तोड़ देती है। बचे थे कापा फैमिली, क्रिस्टल और चार्ल्स, लेकिन उन सभी की हालत बदतर होने लगी थी। शाम ढलने के साथ साथ हम देखते हैं गाय का विजन ब्लर हो चुका था। प्रिस्का एक कान से डेफ हो चुकी थी। क्रिस्टल तो किसी के सामने ही नहीं आ रही थी, इतनी बदसूरत बन चुकी थी वो। इस सब से फायदा बस एक ही होता है, गाय और प्रिस्का के बीच सारे मनमुटाव दूर हो चुके थे। वो लोग फिर से एक दूसरे के करीब आ चुके थे। मैटेक्स और ट्रेंट कागज ढूंढने लगते हैं जिससे वो अपने पेरेंट्स के लिए आग जला पाए। तभी उन्हें एक डायरी मिलती है जो शायद उनसे पहले आए हुए किसी विक्टिम की है। इस आदमी को भी जरूर इस बीच के मिस्ट्री के बारे में भनक लगी होगी। मैटेक्स को इसमें बहुत सारे लोगों के नाम और डिटेल्स मिल जाते हैं जो शायद इस डायरी के ओनर के साथ यहाँ पर आए थे और गायब भी हो गए। तभी ट्रेंट को दूर एक चीज दिखती है जो शाइन कर रही थी। ये जरूर कोई कैमरा होगा, मतलब कोई उन पर नजर रख रहा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वो लोग एक मेटल कवर बना पाए तो उसके जरिए वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं, उन पर असर कम होगा। मगर ऐसा कवर वो लोग कैसे बनाएंगे? उधर एट द सेम टाइम चार्ल्स गाय के ऊपर हमला कर देता है, चाकू से मारने लगता है उसे। वो पागल हो चुका था। प्रिस्का पहले अपने बच्चे को सेफ जगह छुपने के लिए कहकर खुद एक रस्टेड नाइफ से चार्ल्स पर हमला कर देती है। पॉइजन तेजी से उसके खून में घुलने लगता है और एक भयानक मौत मिलती है चार्ल्स को। उधर उसके डर से ट्रेंट और मैडेक्स एक केव में जाकर छुपते हैं। उन्हें वहां किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये क्रिस्टल थी। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से उसका बैक बोन बिल्कुल बेंड हो चुका था। बाकी हड्डियां भी कमजोर हो चुकी थी। इससे उसका भी मेंटल स्टेट बिगड़ गया था। वो इन दोनों को देखकर चेस करने लगती है। वो चल तक नहीं पा रही थी तो हर एक स्टेप के साथ उसके हड्डियां टूटने लगते हैं। तुरंत ही वो जुड़ भी जाते हैं, मगर अजीब शेप में। फाइनली जब उसकी मौत होती है तो वो किसी ऑक्टोपस की तरह दिख रही थी। ट्रेंट और मैडेक्स बाहर आते हैं। देखते हैं उसके पेरेंट्स और भी बुरे हो चुके हैं। अभी तो उन्हें याद भी नहीं वो लोग यहाँ पर करके आ रहे हैं। मे बी अननेचुरल, मगर एक बहुत ही पीसफुल मौत मिलती है उन दोनों को।
बचे थे सिर्फ 2 भाई बहन। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मैडक्स अपने 60s में पहुंच चुकी है, ट्रेंट अपने 50s में। उनके पास और ज्यादा से ज्यादा 13 घंटे बचे हैं अपने मौत के लिए वेट करने के सिवा और कोई काम भी नहीं। तो टाइम पास करने के लिए वो लोग सैंड कैसल बनाने लगते हैं। उनकी फिजिकल एज कितनी भी क्यों ना हो जाए, वो है तो अभी भी बच्चे। तभी ट्रेंट को याद आता है इटलिप ने उसे एक चिट्ठी भेजा था इस बीच पर आने से पहले। उसने कभी उसे डिकोड ही नहीं किया। अभी वो उसे क्रैक करने बैठता है और उसे जो फाइनल मैसेज मिलता है वो कोई आम बात नहीं थी। इस पर लिखा था उसके अंकल को कोरल रीफ्स पसंद नहीं। ट्रेंट और मैडक्स समझ जाते हैं उसने जरूर अपने अंकल को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। वो बच्चा है, लेकिन जब उसने देखा इस बीच पर आए हुए लोग वापस नहीं लौट रहे तो उसे भी जरूर कुछ गड़बड़ लगा होगा। इसीलिए इटलिप ने छुपके से ये नोट छोड़ा था अपने दोस्त के लिए। ट्रेंट और मैडक्स और देर नहीं करते, उसी वक्त कोरल रीफ के तरफ बढ़ने लगते हैं। यही तो है वो कवर जो इस बीच के रैपिड चेंजेस से उन्हें बचा सकता है। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं इसे पार करने की, मगर बीच रास्ते पर मैडक्स का ड्रेस अटक जाता है। उनके सांस फूलने लग जाते हैं और ठीक तभी हम एक व्यक्ति को देखते हैं दूर से नजर रखते हुए इन पर। ये वो ड्राइवर था। उसने ही इस बीच के चारों तरफ कैमरा लगा के उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। वो अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है यहाँ पर सभी की मौत हो चुकी है। वो वापस जाता है अपने ऑफिस में, जो एक्चुअल एक रिसर्च लैब है वार्डन एंड वार्डन कंपनी का। हमें पता चलता है ये लोग उस बीच को एक एक्सपेरिमेंटल लैब की तरह यूज करते हैं और वहां भेजे गए लोगों को उनके लैब रैट्स की तरह वो लोग उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जो लोग बीमार हैं। उन्हें अपने लैब में बनाए गए दवाई पिलाते हैं ड्रिंक्स में मिलाकर और फिर भेज देते हैं उस बीच पर ये टेस्ट करने कि उनके दवाई काम कर रही है या नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। वहाँ समय तेजी से बीतता है, मतलब उन्हें टेस्ट रिजल्ट भी जल्दी मिल जाता है। सालों तक वेट करना नहीं पड़ता। भले ही इससे इतने सारे लोगों की जान जाती है, मगर लाखों लोगों के भलाई के सामने यह सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं। एटलीस्ट उनके लिए तो कुछ भी नहीं। आज उनका 73rd एक्सपेरिमेंट था और फाइनली उन्हें आज एपिलेप्सी की दवाई मिल चुकी है। उस बीच में पेट्रिशिया को 8 घंटे तक कोई दौरे नहीं पड़े, मतलब इन रियल लाइफ ये दवाई 16 साल तक क्योर दे सकती है। इट्स इनक्रेडिबल। जब लैब में सभी अपने सक्सेस की खुशी मना रहे थे तभी हमें पता चलता है ट्रेंट और मैडक्स की मौत नहीं हुई। उस वक्त जब वो लोग पानी के नीचे स्ट्रगल कर रहे थे 1.5 मिनट तक उन्होंने हार नहीं माना। उन लोगों ने मिलकर सारे हर्डल्स को पार किया और फाइनली आ पहुंचे रिजॉर्ट तक। साथ लाए थे वो डायरी जो वो यहाँ पर एक पुलिस वाले को दे देते हैं। पहले तो वो पुलिस वाला यकीन नहीं करता, लेकिन जब क्रॉस चेक किया जाता है तब उन्हें पता चलता है यहाँ पर मेंशन सारे लोग एक साथ गायब हो गए थे। तो वो भी श्योर हो जाता है, अपने टीम को बुलाकर इस होटल में रेड करवाता है, सील कर देता है सब कुछ। मीडिया में भी सारी बातें फैल जाती है जिससे सभी को इस भयानक एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। एट द एंड ट्रेंट और मैडक्स इटलिप को थैंक्स कहते हैं। सिर्फ उसी के कारण आज वो लोग जिंदा है, फिर से रियल वर्ल्ड में लौट पाए हैं। उन्हें अपने घर भेज दिया जाता है। उन्हें नहीं पता वो लोग बाकी जिंदगी कैसे जिएंगे, कैसे डील कर पाएंगे सिचुएशन से, मगर इतना कुछ जब पार कर लिया है तो आज और कुछ भी मुश्किल नहीं लगती। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उस बीच के सीक्रेट के बारे में हमें और ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। मे बी ये भी मदर नेचर के हजारों राज के बीच एक राज है। आज की कहानी यहीं तक दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।